बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, एएसआई सब इंस्पेक्टर कम मिनिस्ट्रियल कोटे के जो रिमेनिंग डेज हैं हमारे पास रिटन एग्ज़ाम के हवाले से वो बड़े कैलकुलेटेड और उनका काउंटडाउन शुरू है। आप अपने आप को रेडी करिए कि अब अगर आपके दिन रह गए, आज 21 तारीख गुजर गई है, कल 22 है, 22 और 8 30 और 30 और 13 और 21 दिन है हमारे पास। तो 21 दिनों को 21 और 21 कितने होते हैं? 42 आपके पास दिन है। इस तरह आप इसको कैलकुलेट करें। अब आप इन 42 दिनों को यानी दिन और रात को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि आपके 21 दिन अलग कर लें और 21 दिन अलग कर लें। घंटे बना लें इनके। आपने 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज करना है, पूरा प्लान। मैंने डीपीओ साहब से ये सीखा है कि वो प्रेजेंटेशन में पूरे एक रोड मैप ले लेते हैं कि हमने 21 दिन बाद नहीं देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हमें हफ्ते बाद नजर आए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर हफ्ते बाद नजर आए मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर हफ्ते बाद नजर आए मैं कहाँ खड़ा हूँ। 7 या 21 आपके 3 हफ्ते हैं अगर दिन रात को एक करें तो, अदरवाइज 6 हफ्ते हैं अगर दिन को अलहदा कर दें, रात को अलहदा कर दें। तो इस तरह जो डिवीजन ऑफ टाइम एक अच्छे तरीके से करके डिसीजन को आसानी में आपने ले लेगा और उसको 21 दिन का रोड मैप नजर आएगा तो उसके लिए सफर आसान भी होगा और मुख्तसर भी होगा। लेकिन याद रखिएगा, दुरूद शरीफ को जरूर पल्ले बांध लें। रमजान का मुबारक महीना है, आखिरी अशरा है, हो सकता है आज की लैलतुल कद्र हो। अगर नेक नीति के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो बाकी आपके जो मुकाबले के कैंडिडेट्स हैं, दुरूद शरीफ आपको उनसे मुनफरिद रखेगा। और अगर अपने वालिदैन के साथ हैं, वो आप उनके साथ रह रहे हैं तो उनको दबा के भी सोएं, उनसे दुआ लें, मुनफरिद रहेंगे, वखरे रहेंगे। तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये 2 चीजें आपको वखरा कर देंगी। इस सिलसिले में हमने क्यूएसओ को शुरू किया हुआ था। हमने क्यूएसओ के 46A तक पढ़ लिया था। हमने ये चेक कर लिया था, जो 46 हमने पढ़ा था उस दिन 46(1) के डाइंग डिक्लेरेशन, किन सूरतों में डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। डाइंग ऑब्जेक्टिव आपको आनी है डाइंग डिक्लेरेशन की, कि वो बंदा जो मर गया है या जिसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर करना मुश्किल है, या अगर उसको हाजिर करवाया जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो उस सूरत में उसका स्टेटमेंट कितना रेलिवेंट है। समझ आई? हम ये सारी चीजें देख रहे हैं रेलिवेंसी के एतबार से कि ये चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं रेलिवेंसी के लिहाज से। ये हमने इसमें प्ली या फैली भाई देखा। अदरवाइज एक बंदा प्ली लेके मैं सर वहां पे मौजूद ही नहीं था, रेलिवेंट नहीं है। लेकिन जब वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ मिल जाए, जो जेरे बहस है कि जी मैं अगर आपने इस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को आपने प्रूव या रिबट करना है, तो फिर आप देखें कि मैं तो मौके मौजूद ही नहीं हूं। आपका रेलिवेंट जो फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है वो रिबट हो रहा है। रिबट मीन चैलेंज हो रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो गई, उसका वहां पे मौजूद ना होना। वो कहता है कि फैक्ट्स अदरवाइज इररेलीवेंट, उसका मौके पे मौजूद ना होना बसूरत दीगर इररेलीवेंट था। लेकिन जब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ वो रेलिवेंट हो गया, उसका क्या चीज, उसका मौके पे मौजूद ना होना। अब उसका मौके पे मौजूद ना होना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमें इसने बताया। ऐसे ही जो हमने आइडेंटिफिकेशन परेड का पढ़ा कि जी मैं इसको पहचान सकता हूं अगर मेरे सामने आए तो, क्योंकि उस टाइम रोशनी में मैंने देख लिया था कि इसके ये नैन नक्श थे, इसका ये कदकार था, इसका इतना कद था, इसके नैन नक्श ये थे, इसका एक बाजू नहीं था, मैंने इसको पहचाना हुआ है। अगर मेरे सामने आ जाता है तो मैं इसे पहचान लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये है आइडेंटिफिकेशन परेड। उसने पूछना आइडेंटिफिकेशन परेड किस आर्टिकल में है, उसने पूछना है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस आर्टिकल में है, उसने देखना है कि प्ली ऑफ एलिबाई किस में है,
ये सारी चीजें। अब आगे हम चलते हैं, मॉडर्न डिवाइसेस का ही मैंने उसने बता दिया था कि वो भी उनकी एडमिसिबिलिटी कि वो काबिल अदहाल शहादत है कि नहीं है। याद रख लें, कॉन्सेप्ट यही है कि क्या ये चीज रेलिवेंट है कि नहीं है। ये सारी चीजें आर्टिकल हमें यही बता रहे हैं कि ये चीज भी बड़ी रेलिवेंट हो सकती है। देखिए ना, अदरवाइज एक जनरल आर्टिकल, जनरल प्रिंसिपल है कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि गवाही मौके दी होनी चाहिए बस। इसे कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन है वो बंदा तो है ही नहीं। अब रेलिवेंसी बनानी है हम। रेलिवेंसी किसके साथ बनाएंगे ऐसा? दो चीजें हैं, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ। इन दोनों चीजों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्राइडे आपने इन आर्टिकल में दो चीजों को सामने रखना है तो आपको समझ चीजें आएंगी। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये वाकयात मुतल्लिका और ये जो ज़ेरे बहस है, जो इन इशू है, तनकीह तलब, जिस पे हम सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ये दो चीजों से कौन सी चीज रेलिवेंट बन रही है? क्या ये चीज रेलिवेंट है? क्या ये चीज रेलिवेंट है? क्या ये चीज, क्या ये चीज, क्या ये चीज, ये चीज। अब इनमें से जो इररेलिवेंट हैं उनको साइड पे कर देंगे, जो रेलिवेंट हैं वो हमारे लिए काबिल अदखाल शर्त हो जाएंगी। ये आर्टिकल ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज रेलिवेंट होगी इन दोनों चीजों से। 46A तक हमने ये पढ़ ली है। अब इससे आगे चलते हैं। मैंने साथ जो इंपॉर्टेंट थे उनके पुलिस रूल का भी हवाला दे दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 59 आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें मसला नहीं है, हमेशा आप मंगवाते रहे हैं। क्या बोला? PFSA रिपोर्ट्स, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, ठीक है, आती है ना, हाँ जी, डॉक्टर की रिपोर्ट, तो वो क्या है? वो एक्सपर्ट ओपिनियन ही है ना। और ये किस आर्टिकल ने इसको एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बनाया हुआ है कि उसको बुलाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इटसेल्फ ये डॉक्यूमेंट भी एडमिसिबल है। ये है एक्सपर्ट ओपिनियन। आर्टिकल हमारा है 59। शाबाश, खींचना है, हमने मुकम्मल करना है आज। एक्सपर्ट ओपिनियन वो कहता है, अब देखें, हमने बात दो चीजों को सामने रखना है। कौन सी आरिफ? दो चीजों को, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब हमारे उस फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को, ये चीज रेलिवेंट अब उससे बन रही है, ये चीज उनसे रेलिवेंट बन रही है, उनको हमने दो चीजों में परखना है, या हमने उसकी तायद करनी है या देखा ना, उर्दू भी अच्छी बोले, उसकी या तरदीद करनी है। निहायत इंग्लिश का वर्ड हो गया ना, या तायद या तरदीद, या उसको सपोर्ट करना है या रिबट करना है। रिबट, आप मेरी बात को रिबट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, उस पर बहस हो सकती है। फिर जब हम उसको परख लेंगे एक कसौटी पे तो पता चलेगा ये झूठा है, सच्चा है। उसको कहते हैं रिबट। मैं सर आपकी बात को रिबट कर रहा हूं, मैं कहूंगा सर मेरी बात इररिबटेबल है, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन इज इररिबटेबल पीस ऑफ एविडेंस। उसको जुटलाया नहीं जा सकता। सुने अब ये चीज मेरे फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर देगी, या उसकी, जिसको हमने कहा ये गुनहगार है, एक्सपर्ट ओपिनियन, या उसकी तायद करेगा या तरदीद करेगा। कितनी रेलिवेंट फैक्ट हो गई? ये रेलिवेंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? 59, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म अप एन ओपिनियन, जब भी कोर्ट ने एक ओपिनियन कायम करना है, अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, कोई यानी फॉरेन लॉ है, और ऑफ साइंस के हवाले से, जैसे ये डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, मुझे नहीं पता ना कि ये कौन सी थाई की कौन सी हड्डी है, एग्जिट या वो एंट्री वुंड, ये क्या साइंस है, या उसके अलावा जो रेजिड्यूज हैं, आपने वेपन बुलेट गई अंदर, उसके रेजिड्यूज निकले, उनकी क्या साइंस है, वो क्या उसे कहते हैं, जो फार्मासिस्ट नहीं,
वो क्या होता है, जो फायर आर्म एक्सपर्ट होता है, या सीरोलॉजिस्ट होता है, या ये जो ये होता है इनका PFSA का जो साइंटिस्ट होता है, उसने अपने ओपिनियन देना है उस हवाले से। या हैंड राइटिंग किसकी थी, इसकी है कि नहीं, वो एक्सपर्ट आएगा ना, वो अपना ओपिनियन देगा। या फिंगर इंप्रेशन किसके थे, उसके हैं कि नहीं है। आर एज टू ऑथेंटिकली एंड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, या ये जिस बंदे ने CDR निकाली है उसका बयान। अगला ये पॉइंट है, आर एज टू ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। वो CDR इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट था ना, मेड बाय आर थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू आपने इसको निकाला है। द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन, अब उस शख्स की ओपिनियन इन सारी चीजों के हवाले से, ठीक है। स्पेसिफिकली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, अब ऊपर सारी चीजें, वो बंदा जो ऊपर वाली सारी चीजों में स्किल्ड होगा, उसका जो ओपिनियन होगा वो एडमिसिबल होगा, वो रेलिवेंट होगा। क्लियर हो गया। वो फॉरेन लॉ हो, वो स्पेशल लॉ हो, या वो साइंस के हवाले से हो, या डिस्पोजल ऑफ बम स्क्वाड के हवाले से हो, या हैंड राइटिंग की आइडेंटिफिकेशन हो, या फिंगर इंप्रेशन की आइडेंटिफिकेशन हो, या सिस्टम जनरेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, उससे स्किल्ड बंदा जो देगा अपनी ओपिनियन, वो आर रेलिवेंट फैक्ट्स। वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। क्लियर हो गया। सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। क्लियर हो गया आरिफ। 59 के बाद हमारे पास 67, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आज मेरे पास आया कि सर एक लड़की है, वो प्रोफेशनल है, हनी ट्रैप करती है लोगों को, एक लड़के ने उसके साथ ज्यादती की है, तो सर ये ज्यादती नहीं, उस लड़के के साथ पुलिस ने गुनहगार लिखा है। मैंने कहा आपने 59 आर्टिकल नहीं पढ़ा QSO का, क्या कहता है इस बैकग्राउंड में जरा पढ़िएगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। हम कहते हैं ना कि आपने मुलजम का साबका रिकॉर्ड भी लेके आना है। जब बेल डिसाइड करती है कोर्ट, कहते हैं ना, जैसे जजेस साहबान कहते हैं हाँ जी साबका रिकॉर्ड है इसका, या फर्स्ट ऑफेंडर है, या रिपीटर है, इस आर्टिकल सामने रखें। वो कहते हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फौजदारी मामलात में, द फैक्ट दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, के बंदे का किरदार ठीक रहा, वो भी रेलिवेंट है। 38 भी आ जाएगा। यस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, गुड जी। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। वो कहते हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 68 भी है ना, 67 68, हाँ जी। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। देखो ना, ये देखो इररेलिवेंट है, बैड गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, बैड कैरेक्टर इज इररेलिवेंट। आगे वो उसको एक्सेप्शन बना देंगे, एक्सेप्ट देखते हैं हम। वो कहते हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलिवेंट अनलेस तावक्तिया के, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज अ गुड कैरेक्टर। आप कह रहे हैं कि सर मैं शरीफ बंदा हूं, लेकिन आपके खिलाफ ये चीज आ गई है कि आप शरीफ बंदे नहीं हैं। अब वो चीज कि आप शरीफ बंदे नहीं हैं वो रेलिवेंट होगा। दोबारा सुने, वो कहता है कि इन द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलिवेंट। एक बंदे ने प्ली ही नहीं ली कि सर मैं शरीफ बंदा हूं, जो प्ली ले लेगा और उसका अगर बैड कैरेक्टर हुआ तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब नहीं समझ आई, नहीं ऐसे को समझ नहीं। सुने, मैंने कहा कि मैं शरीफ बंदा हूं, आई एम एन इनोसेंट पर्सन एंड बाई चांस आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस केस। मैंने क्या क्लेम किया, मैं शरीफ बंदा हूं, जबकि रिकॉर्ड कहता है कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं था इज ऑल्सो रेलिवेंट। दोबारा कहता हूं, मैंने कहा कि मैं ठीक बंदा हूं, शरीफ बंदा हूं, जबकि मेरा रिकॉर्ड इसके एडवर्स है। वो कहते हैं कि अगर मैं प्ली ना लूं, मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। कोई ऐवी बंदा कहे कि जी इसका ठीक नहीं है, भाई उसने कौन सी प्ली ली है, अंडरस्टूड है।
अब अगर कोई बंदा प्ली नहीं ले रहा है तो फिर उसका बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट होगा। अगर कोई इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि आई एम मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, जबकि रिकॉर्ड कहता है कि ही हैज बीन इन्वॉल्व इन सो मेनी केसेस, अब उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो रेलिवेंट हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा जी, वो कहता प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, जवाब में बन सकता है। वो बंदा, दोबारा कहता हूं कि एक बंदा कहता है जी मैं शरीफ बंदा हूं, अब इस सूरत में जब वो क्लेम कर रहा है कि मैं शरीफ हूं, अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं कहता हूं जी ये चीजें इसके खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर वो ये प्ली ही नहीं लेता कि मैं शरीफ बंदा हूं, तो फिर बैड कैरेक्टर उसका रेलिवेंट नहीं होगा। ले जी, ये हो गया। अब आ जाए जी 70 पे। 70 है ना? 70 और 71 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रूव ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। हर, वो कहते हैं ना, हर चीज जुबान से आपने साबित करनी। अगर आप पढ़ेंगे ना, ऑल फैक्ट्स, ये एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको निकाल दें। ये मैं 70 आर्टिकल की तरफ जा रहा हूं। हमने 68 पढ़ लिया, 67 और 8 पढ़ा कि 67 भी चला गया, 68 भी चला गया। अब हम 70 पे आ गए हैं। 70 कहता है दो चीजें हैं, एक है कंटेंट्स ऑफ डॉक, एक है दी ऑल फैक्ट्स, ये जुबानी है, हकाइक। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर जो आपने तहरीर लिखी है, जो तहरीर होगी, मंदरजात होंगे, वो पेश करने से ही साबित होंगे। जो जुबानी चीज होगी वो जुबानी ही साबित होगी, और वो मौके के गवाह ही साबित करेगा उसको। देखो ना, मैंने जी ये देखा है कि उस टाइम ये खून आलूद छुरा लेके मेरे घर के सामने से भागा जा रहा था। तो अब आगे आएगा ये, मैं बताऊंगा। अब आपने इसको अपनी सेंसेस से परसीव कर लिया, देख लिया कि हाँ यार, ये इस हालत में ना ये लाजमी कोई ना कोई गवाह हो सकता है। अब आपने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, आपने अपने सेंसेस से परसीव किया है, यार ये ना नॉर्मल में नहीं होता, छुरे ने खून लगा तो भज के गया बंदा है। तो ये अब आगे बढ़ेंगे, आप इसको माइंड में रखिएगा। मैंने ये कहा कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहां इसको अलग अलग कर दो। ये 70 है, 70 पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑल फैक्ट्स, जो भी हकायक अदालत में चल रहे हैं, किसी ने कोई बयान दिया है जुबानी, उसको ओरली आपने साबित करना है, डायरेक्ट एविडेंस से साबित करना है, सवाए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के। यानी यहां जहां पे कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा तो उसके ऊपर कोई तहरीर लिखी होगी ना, कंटेंट्स कहते हैं मंदरजात को, मतन को। फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, एफआईआर के मंदरजात से, एफआईआर के मतन से यह जाहिर होता है। अब इसने इस 70 आर्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसने कहा ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू ओरल एविडेंस। तमाम जो हकायक जुबानी हैं वो जुबानी शहादत से, यानी मौके के गवाह से जुबानी तौर पर साबित किए जाएंगे, सवाए इस चीज के कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कागज को पेश किया गया है उसके मंदरजात को जुबानी नहीं पेश करके साबित किया जाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट आएंगे। अब आपने कह दिया ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू ओरल एविडेंस, समझ आ गई? जुबानी। अब 71 ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, 71 आर्टिकल ने। उसने कहा कि आपने ये कहा, इसको तो आपने लगा कर दिया ना, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई स्टाम्प पेश किया, कोई रिपोर्ट पेश की, कोई आपने सट्टा पेश किया, कोई तहरीर पेश की, जिसके कंटेंट से कोई चीज या उसकी तायीद हो रही है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की, या तरदीद हो रही है, या वो सपोर्ट किया जा रहा है या वो रिबट हो रहा है।
वो डॉक्यूमेंट पेश करने, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। पहली बात कही, अगर जुबानी बात हुई, कोई हकायक पेश किया है, किसने कहा? अब्दुर्रऊफ ने, अब्दुर्रऊफ को लेके आओ। अब्दुर्रऊफ आके या तरदीद करेगा या तायद करेगा, एक तो ये होगी। अब उसने कहा अगर तायद करने वाला बंदा या तरदीद करने वाला बंदा है तो वो डायरेक्ट बंदा होना चाहिए, ये 71 कह रहा है। वो मौके का गवाह होना चाहिए, ये नहीं कि ढेर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात नहीं, मस्ट बी डायरेक्ट। 71 कह रहा है कि ऑल फैक्ट्स मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। 71 कह रहा है, सुन ले। डायरेक्ट मीन क्या है, मैंने आपको वाजे कर दिया है। डायरेक्ट मीन आपको प्रैक्टिकल प्रोफेशनल बात बताएं, मौके का गवाह होना चाहिए, जिसने अपनी नजरों से देखा है। आगे इसको भी हम 3-4 उसकी फॉर्म्स हैं कि डायरेक्ट किस तरह हो सकती है। एक चीज वो कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से, उसने कहा, आपने क्या दिया ना कि ओरल एविडेंस क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। अब डायरेक्ट कौन कौन से तरीके हैं? या खुद देख लिया, या खुद सुन लिया, या परसीव्ड बाय सेंसेस, अपने सेंसेस, जो मैंने आपको मिसाल दी है कि वो यार मसला है मेरे आसे पास, हाँ सर उससे पूछ लें, वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, उससे देखा था कि यही उस टाइम छुरा लेके जा रहा था। अब उसका उसके सामने से छुरा लेके जाना, उस बंदे ने परसीव करना, ये सेम ट्रांजैक्शन में हुआ ना, एक ही सिलसिले की कड़ी बनी ना, तो अब उसकी जो एविडेंस होगी वो डायरेक्ट बन जाएगी। अब उसने कहा कि ये चीज 70 ने वादे की, ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू ओरल एविडेंस। एक तो ये होगा ओरल मीन ज़बानी। अब उसने कहा कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, 71 ने कह दिया डायरेक्ट होनी चाहिए। अब डायरेक्ट के 3 तरीके बता दिए, या खुद वो देखे, या खुद वो सुने, या अपने सेंसेस से परसीव करे। ठीक है, आंखों से, कानों से देख के, सुन के उसने कहा यार ये लग रहा है, सुन ले, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इट रेफर्स टू फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस, उस गवाह की एविडेंस होगी, हु से ही सॉ इट, जो ये कहे कि मैंने देखा है। क्लियर हो गया? आगे चले। इट रेफर्स टू फैक्ट विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता है। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, उस विटनेस की गवाही होगी, हु सेज, जो कहता है आई हेard इट, मैंने सुना है। पहले उसने कहा ऐसी गवाही जो देखी जा सकती है, और वो बंदा दे रहा है गवाह, वो बंदा है जो कहे कि मैंने देखा है। दूसरी फॉर्म डायरेक्ट की क्या है कि ऐसी गवाही जो सुनी जा सकती है, और वो बंदा दे रहा है जो कहता है मैंने खुद सुना है, डायरेक्ट एविडेंस। तीसरा, इट रेफर्स टू फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस, उसने अपनी सेंसेस से परसीव किया है, or in any other manner. It must be the evidence of witness who says he perceived it by that sense or in that manner. कि मैंने इस तरीके से परसीव किया, मैंने देखा कि ये गुजर रहा था, मैंने ना मौका देखा है, ना मैं आगे कहां गया है ये देखा है, मैंने इस जो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए मेरे सामने से गुजरा है, इस हालत से गुजरा है कि इसके हाथ में छुरा था, उसका खून लगा हुआ था और वो भाग रहा था, उससे सांस फूला हुआ था। एंड आई परसीव्ड थ्रू माई सेंसेस कि ये वकूआ इसने किया, ये रेलिवेंट चीज बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब आगे उसने कहा कि ये 3 चीजें आ गई कि एविडेंस जो ओरल है इन 3 सिचुएशन में डायरेक्ट हो सकती है। अब इसकी आगे एक्सेप्शन बता दी, सुने वो, प्रोवाइडेड दैट का मतलब पता क्या था? ताहम, जनरल उसूल ये है, हां अगर ऐसे हो जाए तो फिर ऐसे होगा, ये जनरल उसूल बताया है। 70 ने कहा कि ऑल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू डायरेक्ट एविडेंस। 71 ने कहा डायरेक्ट जो ओरल एविडेंस है मस्ट बी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एविडेंस किस तरह हो सकती है? 3 सूरत हाल दे दी, जिसने देखा वो कहे, जिसने सुना वो कहे, जिसने अपने सेंसेस से परसीव किया वो कहे। अब आगे प्रोवाइडेड दैट, ताहम द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, देखो ना आगे ना 59, उसने कहा भाई अब हम
एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले रहे हैं, वो बंदा ना तो मौजूद है, ना उसने देखा है, ना उसने सुना है, ना उसने परसीव किया है। उसने कहा हाँ, अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात आ जाए तो वो भी डायरेक्ट एविडेंस के खाते में ही आएगी। क्लियर हो गया आरिफ खान, आरिफ नकवी साहब? प्रोवाइडेड दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट expressed in any treaty commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treaty। यानी कोई मुआहदा, कोई सट्टा, उससे किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली, हाशिए के गवाहान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अदरवाइज तो हम कहते हैं ना कि जिसने देखा, जिसने सुना या जिसने परसीव किया। अब एक सट्टा पेश किया, सट्टे में हम क्या कहेंगे? हम उस बंदे को बुलाएंगे जो गवाहान रखे गए थे, वो भी अब एक्सपर्ट के खजिमरे में आएंगे, उनकी एविडेंस भी डायरेक्ट ही होगी, यानी उनकी एविडेंस को ऐसा समझा जाएगा ये डायरेक्ट एविडेंस है। क्लियर हो गया? मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटी इफ द ऑथर इज डेड, लिखने वाला मर गया हो, और कैन नॉट बी फाउंड, या मिल ही नहीं रहा हो जिसने लिखी है, और हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ इन गिविंग एविडेंस, या अब वो इसकी हालत ऐसी, उम्र ज्यादा हो गई है, या मजूर हो गया, या बीमार हो गया कि वो एविडेंस दे ही नहीं सकता, फिर हाशिए के गवाहान या कोई एक्सपर्ट आके अपनी गवाही दे सकता है, और वो गवाही भी डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट ही कंसीडर की जाएगी। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको बताता हूं। हमने डायरेक्ट एविडेंस की 3 कंडीशंस देख ली, चौथी हमने ये एक एक्सेप्शन देखी, अब 5वीं एक सूरत बनती है। कोर्ट, पुलिस ने कहा कि मैंने कार की डिग्गी से ये चर्स निकाली थी जिसका सैंपल मैंने ये रख लिया था। कोर्ट माल मुकदमा मंगवाती कि नहीं मंगवाती? अब ये जो माल मुकदमा है ये अब उसकी बात करने लगा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, हाँ ताहम मजीद ये कि इफ ओरल एविडेंस, अगर जो जुबानी गवाही है, रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, कोई मटेरियल थिंग, कोई केस प्रॉपर्टी के हवाले से गवाही हो, अदर देन अ डॉक्यूमेंट, ऊपर वाला डॉक्यूमेंट था, अब डॉक्यूमेंट से हटके है, केस प्रॉपर्टी, चर्स आ गई, फीम आ गई, और शराब आ गई, वेपन आ गया, कोई चीज आ गई, द कोर्ट में शैल नहीं, तलब कर सकती है। देखो ना, कभी बाल मुकदमा बुला लेती, कभी नहीं बुलाती, ये यहां से वो देखती है। द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, अगर मुनासिब समझे, फिट समझे, इफ थिंग्स फिट, द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो वो क्या कर सकती है? इफ थिंग्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन, बुला सकती है कि प्रोड्यूस करो ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन। मैं देखूं तो सही है वही चर्च है जिसकी बात हो रही है। आपने तो कहा था कि इसके 4 कोने हैं, केस प्रॉपर्टी निकाली तो इसके 3 कोने हैं। आपने तो कहा था कि इसका जो रंग है वो ब्राउन है, ये तो ब्लैकिश है। ये कहा, अब जो चीज पेश की जा रही है वो भी डायरेक्ट एविडेंस के खाते में कंसीडर की जाएगी। ये है आपका 71 की एक्सेप्शन, जिसमें कोर्ट मटेरियल थिंग को, डॉक्यूमेंट को नहीं, मटेरियल थिंग को मंगवा सकती है और देख सकती है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकती है इसके मुताबिक, और ये देखना, उसकी इंस्पेक्शन करना भी डायरेक्ट एविडेंस के जिम्मे में ही आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शहादा अल शहादा, शहादत पे शहादत। एक बंदा था जिसको विटनेस था, वो अब नहीं है। अब उसने कहा कि 2 गवाहान उसकी गवाही देंगे, हाँ यही बंदा था कि जो उस टाइम गवाह था, हमें इसने बताया था कि मैं उस चीज का गवाह बना हूं। लेकिन ये शहादत शहादा हदूद के, ये आपका सवाल ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि शहादत शहादा, गवाही पे गवाही, गवाह की गवाही 2 बंदे देंगे, ये हदूद केसेस में नहीं होता, ये हदूद केसेस में नहीं होता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ताहम मजीद ये कि इफ अ विटनेस इज डेड, गवाह क्या हो गया? मर गया, और कैन नॉट बी फाउंड, मिल ही नहीं रहा, और हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, इनकेपेबल हो गया। इनकेपेबल मीन
नाकाबिल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, उसको बुलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है, उसको बुलाया भी नहीं जा सकता। तो क्या होगा, जब उसको बुलाया ही नहीं जा सकता, वो मर गया है या वो मिल ही नहीं रहा एविडेंस देने के लिए, या उसकी अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, नहीं रिकॉर्ड की जा सकती कि उस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। सुन ले तहरीर सुने, आर हिज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, कि इसमें बड़ी तखीर लग जाएगी, 5 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, और या विच अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, उस पर इतना खर्च आ जाएगा यार, 200 का केस है तो 2 लाख रुपए लग जाएगा अमेरिका चुनाव के अंदर, विच अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ द केस द कोर्ट रिगार्ड्स एज अनरीजनेबल। अब कोर्ट ये समझेगी कि यार वो बंदा मर गया है, या वो मिल ही नहीं रहा, या वो इनकैपेबल हो गया है, या वो है तो सही लेकिन उसको प्रोक्योर करना, उसको यहां पे लेके आना बहुत ज्यादा ताखीर का बायस बनेगा या बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अब कोर्ट इस सारी सिचुएशन को आवाज आ रही है आपकी यार, कोर्ट इस सबको अनरीजनेबल समझेगी, तो क्या कहेगी फिर, शैल हैव द राइट। अब क्या है, उसके पास राइट है, जो बंदे मर गए हैं, जो जिस पार्टी के बंदे मर गए हैं या आ नहीं रहे, कोर्ट उनको इजाजत दे देगी, उनका राइट है कि वो प्रोड्यूस शहादा अल शहादा, कि वो गवाही, उसकी गवाही के ऊपर 2 बंदे गवाही दे दें कि हाँ जी हमें इसने कहा था कि मैंने गवाही दी है, या मैंने देखा था कि इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, या उसने ये कहा था कि मैंने मर्डर किया है, मुझसे ज्यादती हुई है, यानी उस गवाही के ऊपर अब गवाही होगी, शहादा अल शहादा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऑब्जेक्टिव आगे क्या है, बाय विच अ विटनेस, अब उसका मतलब आगे बता रहा है, बाय विच, जिसका मतलब अ विटनेस कैन अपॉइंट 2 विटनेसेस, अब 2 गवाह पेश होंगे उसके ऊपर, टू डिपोज ऑन हिज बिहाफ, उस बंदे के बिहाफ पे जो मर गया है, या जो मिल ही नहीं रहा, या जो इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के हवाले से, या जो बंदा है तो सही लेकिन उसको लेके आना बड़ा महंगा पड़ेगा, या कोर्ट समझेगी कि यार तखीर बड़ी हो जाएगी और इसको बुलाना अनरीजनेबल है, तो फिर कहेगी हाँ जी अब 2 बंदे ले आओ जो उसकी गवाही पे अपनी गवाही दे दे, शहादा ल शहादा, ये है जी शहादा ल शहादा, वो गवाही देंगे, एक्सेप्ट, ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हदूद, हदूद केसेस में शहादा ल शहादा नहीं होता, हदूद केसेस में जिन्हें वेख्या है कि जा रहा सी अंदर, वो बंदा खुद पेश होगा, किमें जा रहा सी, किन्ना को जा रहा सी, वो है हदूद केसेस में। ये है जी आपका 70 और 71। क्लियर हो गया, मजा आया, मुझे तो आया, आपको पता नहीं आया कि नहीं आया। बहरहाल शहादा ल शहादा, यानी कि उन्हें कितने गाली कर दी थी, ठीक है, अब जिस बंदे ने सुनी है ना वो 2 बंदे लेके आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस में नहीं है, हदूद के। ये ऑब्जेक्टिव आपकी बन सकती है 72 के अंदर, शहादा अल शहादा, ये अल शहादा है, ये शहादा अल शहादा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आ जाए जी। बड़ा मजा क्या, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उलझी हुई है जी। 72 था, ये देखिए एक्सेप्शन है, यानी उसने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। 3 तरीके बताए, जिसने देखा, जिसने सुना, या जिसने परसीव किया अपने सेंसेस से। अब उसने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट है तो हाशिए के गवाहान आ जाएंगे, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगी। आगे उसने कहा डॉक्यूमेंट नहीं है, मटेरियल थिंग है, कोई केस प्रॉपर्टी है, चरस है, शराब है, कोई चीज़ है, वेपन है, तो कोर्ट उसको बुला के भी देख सकती है। और अब उसको बुला के मंगवा के देखना भी डायरेक्ट एविडेंस के जिम्मे में ही आएगा। फिर आगे कहा कि बंदा मर गया है, बंदा गुम हो गया है सही, लेकिन उसको बुलाना बड़ा महंगा पड़ेगा या बड़ी ताखीर हो जाएगी। कोर्ट कहेगी अब उस गवाही पे 2 गवाह और ले आए, शहादा शहादा, और ये हदूद केसेस में नहीं चलेगा जी। आगे आ जाएंगे, प्राइमरी एक्ट आगे आपका कौन सा है, 73। बहुत आसान है। अब देखें
जो उसने 70 और 71 में कहा ना, ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू डायरेक्ट एविडेंस, कहा था, एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हमने डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है, सुने। उसने कहा प्राइमरी एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल लेके आओ। 73 कहता है, 73 आर्टिकल 73। अब उसमें प्राइमरी एविडेंस क्या होती है? मीन्स द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये सब है, ये स्टाम्प है, ये रजिस्ट्री है, ये फर्द है जो ओरिजिनल, और वो रेलिवेंट होगी। वो या फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की तरदीद करेगी या तायीद या तरदीद करेगी, उसको या जुटलाएगी या उसको सच साबित करेगी। क्लियर हो गया? एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन में वही आम सी चीजें हैं, शादी कार्ड, प्रिंटिंग, लेटर पैड, वो भी हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, स्टाम्प पेपर हो सकता है, आगे CNAC हो सकता है, दोबारा भी निकाला। ये 3 एक्सप्लेनेशन में चीजें दी हुई हैं कि ये चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स के जिम्मे में आती हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। अब एक चीज आज बनी है, उसकी यानी सीरियल ऑफ स्टेप्स में वो चीज बनी है। एक डॉक्यूमेंट बना है, स्टाम्प पेपर है, ठीक है। अब पहले उस आपने जाकर CNAC दिया, फीस जमा हो गई, उसके बाद इशू हो गया, उसके बाद आपने जारी किया, उसके बाद यूथ कमिश्नर से आपने करवाया। ये सारे स्टेप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही साबित कर रहे हैं कि आपने सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। अब उसमें वेयर डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट, अब उसका अगर कोई हिस्सा है, काउंटर पार्ट मीन हिस्सा, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ सम पार्ट इज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। हर हिस्सा वो प्राइमरी यानी एविडेंस ही कंसीडर होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, वेयर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा है ना, 1000 निकला है, ठीक है। लेटर पैड कर ले, शादी कर ले। इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। हर चीज को, हर डॉक्यूमेंट, हर कार्ड, हर स्टाम्प पेपर वो क्या होगा? ओरिजिनल ही होगा, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, वो भी क्या है? आपकी प्राइमरी एविडेंस ही है। और उसके अलावा स्टैम्प पेपर निकलता है, वो भी प्राइमरी एविडेंस ही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, a प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए कोई चीज निकाली गई है, अदर देन अ डॉक्यूमेंट मेंशन। 3 में बैंक स्टेटमेंट या स्टाम्प पेपर आ जाता है। उसके अलावा यहां पे नादरा का CNA वो कहता है कि फर्स्ट जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी एविडेंस। सिक्योरिटी प्रोसीजर के लिए कहीं अप्लाई करना हो या कोई और दोबारा भी वैसी कॉपी तैयार की जा सकती है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके CNAC के हवाले से है, ठीक है। यानी ये कहा गया कि जो ओरिजिनल एविडेंस होगी ना, वो कौन सी एविडेंस होगी? प्राइमरी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये इसमें कह दिया 73 के अंदर प्राइमरी एविडेंस होती है। 74 के अंदर सेकेंडरी एविडेंस कौन सी? सर्टिफाइड कॉपी, फोटो कॉपी का अलग भी आएगा। सुने, सेकेंडरी एविडेंस मींस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज। नंबर 2, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल से जो कॉपी तैयार की गई वो भी क्या कहलाएगी? सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ, जो बताएगा कि जी बिल्कुल ये मैंने ही तैयार की है, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, अब वो हमसे अटेस्टेड करवा के लेके जाते हैं ना फोटो कॉपी, तो ये है वो अटेस्टेड जो होगी वो ओरिजिनल, वो प्राइमरी नहीं होगी, वो क्या होगी? सेकेंडरी। यानी आपकी ऑब्जेक्टिव ये बनती है कि अटेस्टेड कॉपी जो प्राइमरी होगी ये सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी होगी। सर्टिफाइड कॉपी भी आपकी सेकेंडरी होगी। आगे कोई हिस्सा तैयार किया जाता किसी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो वो भी एक सेकेंडरी होगी। ओरल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, किसी ने ज़बानी शहादत दी हो कि जी ये जो तहरीर थी ये मैंने देखी थी कि वहां पे लिखी जा रही थी, उसकी शहादत जो ज़बानी है वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगी। ये चीज निकाह नामा में जो कहे मैंने निकाह होता हुआ देखा था, समझ आई ना, अब वो उसकी जो एविडेंस है वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। ये आपका 74 हो गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आगे आपका है 85। अब जो पब्लिक ऑफिस से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं
उनको कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें देख लें, कोई उलझन नहीं है। वो कहता है ये जो चीजें हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स, यानी मैंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी की सारी प्रोसीडिंग्स क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वो मेरे ऑफिसर के बगैर किसी को नहीं दिया सकते। उसके अलावा सॉवरेन अथॉरिटी, कोई प्रेसिडेंट ने, डीपीओ साहब ने, आरपीओ ने, आईजी ने, या सीएम ने, पीएम ने, सदर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ जस्टिस ने जो भी डॉक्यूमेंट जारी किया है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दी, सरकारी दफातर से कोई मरासला जारी हुआ, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव यानी मुकन्ना ने, अदालत ने, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया ने कोई चीज, फॉरेन कंट्री ने कोई चीज तैयार की, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, जब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो पब्लिक रिकॉर्ड में, हमारी फरदात पड़ी, हमारी रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कहता है आगे, वो कहता है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अदालती कार्रवाई के जो भी सारा रिकॉर्ड है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, अब जो एक सरकारी मुलाजिम ने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखना है अंडर एनी लॉ, के जिस तरह फर्द है, खसरा गर्दावरी है पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लेकिन वो पब्लिक ऑफिस में पब्लिक सर्वेंट ने अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, वो भी कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, पब्लिक। ये सारे आपको इसलिए आपने इसको अजबर करना है, बार बार पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव बन जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ठीक है, आगे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड। अब जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, लाइक मोहर लगा दी, अटेस्टेड कर दिया, अब इस अटेस्टेड, वेरीफाइड, रजिस्टर्ड बाय ओथ कमिश्नर डॉक्यूमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होता है कि ये सही डॉक्यूमेंट है। देख के हम कह देते हैं ना कि सर्टिफाइड कॉपी है भाई, मोहर लगी हुई है, तो हम प्रिज्यूम करना, आरिफ क्या होता है समझ लेना, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होता है उसे कि वो चीज ठीक है। उसने आखिर में कहा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होगा। छठे नंबर में कहा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटेड इन रिपोजिटरी परसुएंट टू द प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ई स्टैम्प पेपर या कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस से जो डॉक्यूमेंट निकलता है, या जिस तरह मैंने एक एटीएम से ट्रांजैक्शन की तो वहां एक स्लिप जनरेट हो गई, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है, वो कहीं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो एडमिसिबल पीस है एविडेंस। ठीक है, आपसे गुम हो गई, आप बैंक से जाके ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। ये है वो जो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ये याद रखना, ये आपको पेपर आ सकता है। ये जी आपके सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हुआ, कोई उलझन तो नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाए 87। अब उसने कहा कि इनके अलावा ये जो इन्होंने 4, 5, 6 कहे, इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, अब 87 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब सर्टिफाइड की कॉपीज इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपी उनका क्या होगा, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेरे पास है ना, मैंने इंक्वायरी की थी ना, मेरी कस्टडी में है ना, मेरे लीगल कस्टडी में, तो मेरी कस्टडी में हो गए ना। अब उसने कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एवरी पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, कोई शख्स उसको आके देख सकता है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट, कि हाँ जी जाओ अदालत में जाके सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करो, फीस दो और वो ले लो, पढ़ लो, उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप। पब्लिक डॉक्यूमेंट को जिस अफसर के पास वो पढ़े हैं उसकी प्रॉपर फीस पे करके इंस्पेक्शन के लिए आप ले सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, 87 के अंदर। ये सर्टिफाइड कॉपी मिलती है किस आर्टिकल के तहत मिलती है, 87 आर्टिकल के मुताबिक मिलती है। shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees therefore together with the certificate written at the foot of it, उसके नीचे लिखा हुआ attested and verified that it is true copy, लिखा होता है ना, true copy है, true copy are part thereof as again may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer, उसमें डेट ही मेंशन होगी किस तारीख को इसने सर्टिफाइड कॉपी इशू करवाई है, जिस अफसर ने की है वो भी लिखेगा, वो अपनी स्टैंप लगाएगा, साइन करेगा और ये लिखेगा कि वेरीफाइड एंड करेक्ट, अटेस्टेड एंड वेरीफाइड।
ठीक है, वो लिख देगा। ये है जी सर्टिफाइड कॉपी का लिख दिया। अब आगे आ जाएंगी आपका एक 17 117 बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबानी बताया, गुड, छाया खड़ा तो बारे सबूत उसने कहा किस शख्स पर होगा, जो इल्जाम लगाता है वो साबित करेगा, सिंपल है। हाँ, अब जो बंदा क्लेम करे कि मैं तो मौके पे मौजूद नहीं था, इसकी एक्सेप्शन है प्लीज पहले भाई, जो बंदा क्लेम करेगा वही प्रूफ, यानी फायदा चुकने वाली प्रूफ। यस, वो उसकी एक्सेप्शन याद रखिए। आज पहले एक घंटे की क्लास कराई हमेशा से ना, बस हो गई, लेकिन जो भी अपन खत्म करना है आज मुका के सब आज सुबह आपको बर्बाद कर देना। ना कि दिन रीच काउंटर शुरू है। जो नेक्स्ट वाले हैं ना सर, वो तकरीबन इस तरह के हैं जो डिटेल्ड नहीं है, यस, मजेदार नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है लेकिन। इंटरेस्टिंग है जी। उसने कहा पढ़ना प्रूफ, बड़ा उर्दू में क्या कहते हैं, बारे सबूत, किसके ऊपर है। उसने कहा whoever desires, जो चाहता है, एनी कोर्ट, किसी अदालत से कि वो जजमेंट दे किसी राइट के हवाले से या किसी लायबिलिटी के हवाले से कि वो किसी चीज को साबित करे, विच ही asserts, जो कहता है कि ये ठीक है, उसने कहा ना ये ठीक है, क्लेम कर रहा है ना, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स, वो कहता है कि ये फैक्ट ऐसे ही था, ये जो बात कर रहा है गलत कर रहा है। अब अदालत कहती है, कानून कहता है कि आप साबित करो कि ये ऐसे ही था। जो एसर्ट कर रहा है ना कि ऐसे ही था, जोर दे रहा है, क्लेम कर रहा है, बारे सबूत भी उसी पे ही है। क्लियर हो गया? हाँ जी। नंबर 2, when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. जब एक शख्स वो अपने आप को पाबंद कर रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, when a person is bound to prove the existence of any fact, कि वो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बताए कि वो थी या नहीं थी, इसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है, वो बताएगा कि ये है कि नहीं है। क्लियर हो गया? सवाल सिंपल रखो, इन लफ्जों के गोरख धंधे में ना पढ़ो कि जिस बंदे ने क्लेम किया है तो वो साबित करे, जो दावा करता है वो साबित करेगा। ठीक है, इसीलिए देखें प्रोसिक्यूशन ने आपको, आगे पढ़ेंगे आप, सीक्वेंस बता दूं, आगे आएगा, इसी ये आपको समझ आ जाएगी बर्डन ऑफ प्रूफ की। पुलिस ने एफआईआर हुई, एफआईआर क्या है? और यार ये तो मुखफ़फ़ है, उसका स्पिरिट बताओ। कानून की मशीनरी हरकत में लेने का पहला स्टेप, कानून हरकत में आ गया ना, अब उसके बाद क्या हुआ? और तफ्तीश नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई, 173 की रिपोर्ट बन गई, 173 की रिपोर्ट बन गई, अदालत में चली गई, सेंट टू कोर्ट हो गई, सेंट टू कोर्ट। ये आपको ना ये स्टेप्स एम माइंड में आपके नक्श होने चाहिए। अब सफर इतना हो गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, सेंट टू कोर्ट हो गया। अब 3 स्टेप यहां पे आते हैं। 117 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, बारे साबित करने का भार किसके ऊपर है? बारे सबूत का मतलब ये है। अब मैं तफ्तीशी अफसर हूं, मैंने कहा कि इस एफआईआर के मंदरजात ठीक हैं, असलम ने शबीर के साथ ज्यादती की है और असलम गुनहगार है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, तफ्तीशी कह रहा है। और उसने अपनी फाइंडिंग्स इस 173 की रिपोर्ट, यानी एक ऐसा फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा, उसके ऊपर जिसके 7 कॉलम है, उसके ऊपर बना के अपनी थ्रू एसएचओ पेश कर दी अदालत में। अब मेरे साथ प्रोसिक्यूटर खड़ा है, मैंने कहा कि असलम गुनहगार है, अब मैंने साबित करना है।
समझ आ गई? मेरे साथ कौन खड़ा है? प्रोसिक्यूटर, यानी मैं ही प्रोसिक्यूटर हूं ना। अब प्रोसिक्यूटर साबित करेगा। इसलिए जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, इस 173 की रिपोर्ट पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाता है और फर्दे जुर्म की कापियां मुलजम को तकसीम हो जाती हैं, तो पहले मुलजम नहीं अपनी गवाही पेश करता, अपने गवाह पेश करता, पहले प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करती है, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन आगे आएगा, आपके इसी में ही आता है। नहीं, इसी में आएगा, आपके आर्टिकल में, क्यूएसओ में आएगा। अब देखें, चीफ हो रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 के बयान आरिफ के भी लिखे गए, काशिफ के भी लिखे गए, एक्सन के भी लिखे गए, हमायून के भी लिखे गए। अब मैं प्रोसिक्यूटर हूं। 173 की रिपोर्ट में इन्होंने कहा हाँ वाकई असलम ने ज्यादती की है। इन्होंने कहा अब मैंने अदालत में साबित करना है। लॉ में कहते हैं कि द फाइंडिंग, द इप्सिट डिक्सिट फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स। जो 173 की रिपोर्ट बनाई है ना, कोर्ट पे वो बाइंडिंग नहीं है। अगर बाइंडिंग होती तो अगले सारे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं रहनी थी। अब यहां पे मैंने साबित करना है कि जो मैंने 173 की रिपोर्ट बनाई है वो ठीक है, इसलिए मैं अपने गवाह पेश कर रहा हूं। मैं अपने गवाहों को बुलाऊंगा, मैं उनके साथ सेशन करूंगा कि आपने 3/2/2024 को मेरी तफ्तीश में 161 के बयान दिए थे, ये हैं, यहां पे खड़े होके इसने चर्च से पकड़ी थी, वीराने में खड़े थे या आबादी में खड़े थे, गाड़ी पे बोनट पे बैठ के इस्तगासा लिखा था या दरख्त के नीचे बैठ के कुर्सी पे लिखा था, साइडों पे फसल थी या वीराना था, कोई लोग थे या नहीं थे, असर का टाइम था या दिन का टाइम था, वही जो 161 के बयान है। मैं प्रोसिक्यूटर अपने गवाहों को, विटनेसेस को वो रिमाइंड करवाऊंगा। आगे आएगा रिफ्रेशिंग मेमोरी, उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करवाऊंगा। ठीक है, अब देखें मैं साबित कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये गुनहगार है। अब मैं साबित करने के लिए मुझे पहले खड़ा किया गया है। मैंने अपने गवाहां को ब्रीफ करके यहां पे अदालत के सामने उनका चीफ करवा दिया है। चीफ होता है पहले। अब मेरे एग्जामिनेशन इन चीफ पे डिफेंस, जब मैंने अपने सारे गवाह पेश कर दिए, अब मैं कंक्लूजन दूंगा, एक सारे गवाहान का थीसिस पेश करूंगा। सर ये मेरे गवाहान हैं, मेरे गवाहान ने मेरी 173 की रिपोर्ट की तायद कर दी है जी। अब द डिफेंस काउंसिल इज डायरेक्टेड टू समन इट्स विटनेस एंड क्रॉस एग्जामिन द पीडब्ल्यूज। अब क्रॉस होगा, जिरा होगी, जिरा चल रही है। आरिफ, एहसन, काशिफ, हमायूं ने जो जो बातें कही हैं उन यहां पे कसौटी लगेगी, क्रॉस एग्जामिन। ये प्रैक्टिकल चीज है, समझ आनी चाहिए। अब ये क्रॉस हो रहा है, कौन करता है क्रॉस? डिफेंस काउंसिल। यहां पे आरिफ ने तो पैसे पकड़ लिए मुलजम पार्टी से, मुकर गया अपने बयान से। उसने पता भी था कि बोनट पे नहीं हम बैठ के इस तरह से लिखा था। कमाल है, इतने गला ठीक कर रहा है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप चौने मुकर गए, उसके बाद कहते हैं री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन होगी कि मैं सर मेरा ये विटनेस हॉस्टाइल हो गया है या मजीद एविडेंस ये आई है, अब ये चीजें भी सामने हैं, वो प्रोसिक्यूशन करेगी। तो फिर आखिर में कंक्लूजन होगा डिफेंस काउंसिल की तरफ से और फिर प्रोसिक्यूटर की तरफ से। प्रोसिक्यूटर ने ही इनिशिएट किया था और प्रोसिक्यूटर के उसको कंक्लूड कर दिया। फाइनल आर्गुमेंट स्टेज पे उसे कहते हैं आप केस आ गया वहां पे। अब यहां पे इन तीनों पे कहा गया है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये भी आपका एक आर्टिकल आगे आएगा। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? नो, वो आगे स्कैंडलस आएगा, वो भी है। यानी वो इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ, यानी आप 376 की कर रहे हैं, जिरा हो रही है, तो उसे पूछना आपको अच्छा
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ये आप स्कैंडलस, आप तो, आपका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, आप तो फलान जगह पे मौजूद नहीं थी, कितने लोग थे उधर, आपने वो एफआईआर भी नहीं करवाई थी। तो क्यूएसओ ने ये कदगन्स लगाई हुई है, आप इनडिसेंट स्कैंडलस जो रेप्यूट को खराब करें, हाँ जी, इससे नफ्स पे जो आप हमला करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? बात यह है, मैंने कहा जी 15/2/2024 को दिन 7 बजे, सुबह 7 बजे काशिफ खारिया अड्डे में मौजूद था, ये मैंने कह दिया। मैं डिफेंस काउंसिल कह रहा हूं, जबकि प्रोसिक्यूशन ने कहा जी नहीं मौजूद था। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या है? मैं उसे लीड कर रहा हूं, उसको मैं उंगली पकड़ा रहा हूं कि क्या आप 7 बजे दिन 15/2/2024 को खारिया में मौजूद नहीं थे? यानी सारा लुकमा तो उसे दे दिया। तो मैं ऑब्जेक्शन रेज करूंगा अगर मैं सियाना वकील हुआ तो। सर, लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट अलाउड हियर। वो है यानी जिससे लीड याद, यस, जिससे उसे क्लू मिल रहा है, बंदा सीधा सा है, मेरा अगवा सीधा सा है, उसे सारी बात नहीं, उससे गुलवा रहा है। सो ये है लीडिंग से याद रख लीजिएगा, लीडिंग क्वेश्चन। वकील डिफेंस काउंसिल को लीडिंग क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है, वो आगे आएगा। सो ये सीक्वेंस समझ आ गई। इसने कहा कि बारे सबूत किस पर है, इसी मंतक को सामने रखते हुए सबसे पहले अपने गवाह कौन पेश करती है? प्रोसिक्यूशन। क्योंकि ऊपर प्रोसिक्यूटर ने क्या दिया, एंडोर्स करके भेजा है कि इस बंदे को सजा होगी 173 की रिपोर्ट। अब उसने कहा हाँ मैं साबित करूंगा उसको सजा होगी, बारे सबूत मेरे मुझ पे है, तो इसलिए वो शुरू करेगा अपना, उसकी इल्लत, उसकी वजह, उसकी तोजी 117 है। क्लियर हो गया? चलें, हाँ जी, जो जनरल हो गया है। अच्छा जी, 117 हो गया। अब आ जाए जी 121, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद एन एक्सेप्शन। अब जनरल तो कह दिया कि जो कहता है वो ही साबित करेगा। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो कहता है व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंस ब्रिंगिंग द केस विद इन जनरल एक्सेप्शन। भाई मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में आता है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरा जो क्लाइंट है वो 14 साल से कम उम्र थी, जनरल एक्सेप्शन 75 से 106 तक, वो उसमें जनरल एक्सेप्शन में आता है। ये अभी मेरे पास चल रही है एक इंक्वायरी, उसमें जो बच्चा है उसकी उम्र है 11 साल, उसके ऊपर इल्जाम है। उन्होंने कहा दी 11 साल के बच्चे का जो जुर्म है वो जुर्म ही नहीं होता। अब वो साबित करेंगे जुर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है, जिसने ये क्लेम कर लिया वो ही साबित करेगा। उसने कहा burden of proof that case of accused comes with an exception. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of general exception in the PPC or within any special exception or provision contained either for the time being enforced or neither defined is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. जिसने कहा है कि मेरा जो मुल्जिम है वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग रखता था, उसको पता ही नहीं था कि मैं जुर्म जो कर रहा हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको पता ही नहीं है, इसकी एज 14 साल से कम है। 83 कहता है ना कि अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स हो तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि वो भी उसी जिसने अगर क्लेम किया ना जनरल एक्सेप्शन में आता है तो वो भी वही बताएगा, उसको साबित करेगा कि आपका वाकई केस जनरल एक्सेप्शन में आता है। मसलन ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ए किस चीज का मुल्जिम ठहरा? मर्डर का। अलेजेस दैट, ए जो है, जो जिसके ऊपर इल्जाम है मर्डर का, वो अलेज करते हैं कि रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसका माइंड जो है वो नॉर्मल नहीं था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ दैट,
उसको ये आइडिया ही नहीं था कि मेरे इस एक्ट की नेचर क्या होगी। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए कह रहे हैं ना कि मैं तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार था, समझ आई? तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी ए के ऊपर है, जाहिर है उसे फायदा मिलेगा। अगला भी ऐसे ही है, ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर अलेज्स दैट बाय ग्रेव एंड थॉरो प्रोवोकिंग ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हाँ जी, ए जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने कत्ल किया है, वो कह रहा है कि उसने मुझे गैरत दिलाई, उसने बात ही ऐसी की कि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा। अब वो कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी, वो ही साबित करेगा हाँ वाकई तुम इस हालत में था कि तेरा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? कोई उलझन तो नहीं इसमें, बहुत आसान है। अब आगे आ जाएं जी, कौन सा था? 132 है सर आगे एग्जाम 130। हाँ जी, वही जो मैंने आपको बता दी है। एग्जामिनेशन इन चीफ, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन। जो बंदा गवाह पेश करेगा ना, उसकी एविडेंस करवाना एग्जामिनेशन चीफ होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, अब मैंने कहा ना ये एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कर रहा है? अपनी ही प्रोसिक्यूशन अपने ही गवाह पे कर रही है ना। हाँ जी, आप उस टाइम कहाँ थे, इधर खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे, आपके पास वीराना था या आबादी थी, ये पूछ रहे हैं। अब इन्होंने ये कर दिया, अब ये चलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ऑब्जेक्टिव है, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? एडवर्स पार्टी करती है, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हो गया। आगे द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन होगा उसको री एग्जामिनेशन कहेंगे। बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी, ये कौन करेगा? ये पार्टी, ये री एग्जामिनेशन ये अपनी ही पार्टी करेगी, अपने ही बंदे पे, ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन, ये हो गया जी। अब आगे वही तरतीब क्या होगी? ऑर्डर और एग्जामिनेशन। विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, ये तरतीब याद रखना, भूलनी नहीं है। पहले जो मैंने आपको बता दी, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ठीक है। वो कहता है विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, अगर मुखालिफ वकील चाहता है तो क्रॉस एग्जामिन, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स, अगर पार्टी खुद ही चाहती है तो प्रोसिक्यूशन चाह रही है कि मैंने री एग्जामिन करना है अपने गवाह को, ठीक है, वो एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सर ये हॉस्टाइल होने की सूरत में है या हॉस्टाइल होने की सूरत में भी कर सकते हैं, ताकि एस्टेब्लिश कर सकूं मैं प्रोसिक्यूटर हूं ना। यहां पे उसने मुझे तो सारी बात सही बता दी, यहां पे जब एडवर्स पार्टी ने क्वेश्चन किए तो हॉस्टाइल हो गया। अब मैं एस्टेब्लिश करूंगा कि हॉस्टाइल हो गया या कोई भी चीज साबित करनी हो तो ठीक हो गया। आगे कहता है द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स। उसने कहा कि ये जो सारे क्वेश्चन करने हैं ना, ये एवं नहीं इररिलेवेंट पूरा करना, उससे रेलेवेंट फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट से आपने पूछने हैं सारा कुछ, ये कही बात। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड। आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है ना, इसको कन्फाइन नहीं कर सकते आप टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइज ऑन हिज एग्जामिनेशन चीफ। लाजमी नहीं है, ये बड़ी ना, ये जो मुखालिफ वकील होता है ना, यहाँ पे उधेड़ कर रख देता है मुकदमे को। उसने कहा कि लाजमी नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं बातों तक महदूद रहें जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछी गई हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए। सवाल दोबारा बता रहा हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप बाउंड नहीं है कि वही क्वेश्चन करें जो एग्जामिनेशन इन चीफ में प्रोसिक्यूटर ने अपने गवाह से किए हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे वो रेलिवेंट होंगे फैक्ट इन इश्यू, रेलिवेंट फैक्ट से, ये बात कर रहा है। लेकिन आगे कुछ भी चीज नहीं है। अब वो 136 आ जाए, लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग, जिससे आप सवाल नहीं जवाब नहीं कर रहा हो, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, उस सवाल से जवाब ही सजेस्ट कर रहे हो ना आप। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट, वो विश कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद रख रहा है कि झूठ निकलेगा नहीं मुझ। वो कहता है आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन, ये उसकी 136 में डेफिनेशन।
समझ आ गई ना? यानी जो आप डिजायर कर रहे हो वही सवाल, यानी कि इसका ये जवाब देगा, आपके सवाल में ही मुज़मिर है, छुपा हुआ है उसका जवाब, इस क्वेश्चन आगे वो लिखेगा, यानी ये लीडिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, ये ऑब्जेक्टिव यहां से निकलेगी आपकी। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, यहां पे आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक हो गया? और इन री एग्जामिनेशन, यहां पे भी नहीं पूछना, इन दोनों जगहों पे आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ऑब्जेक्टिव है ये सारी आपकी, कि लीडिंग क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन चीफ में भी नहीं पूछना और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछना। किस सूरत में पूछ सकते हैं? हाँ, अदालत की इजाजत से पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया आरिफ? हाँ जी। The court shall permit leading question as to matters which are introductory or undisputed or which have court's opinion be already sufficiently proved. लें जी, ये हो गया। When leading question may be asked in class में। ये देखो, ये 138 है, यानी आप लीडिंग क्वेश्चन कहाँ कहाँ नहीं पूछ सकते? एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कोई सूरत है कि पूछ सके? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो अगला 138 कहता है कि आपने लीडिंग क्वेश्चन कब पूछने हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में आप जैसे मर्जी सवाल पूछें, लेकिन रेलिवेंट होने चाहिए। 138 कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई उलझन इसमें? नेक्स्ट आओ जी, शाबाश, खींचो बेटी रो रही है। आगे वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, 146 इनडिसेंट, ऐसे हद तक कमीज, गंदे, इज्जत नफ्स को छालने वाले और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछे। द कोर्ट में फॉरबिड, रोक सकती है। मे है, शेल नहीं है, पूछ लेगा, बुलवाना है ना। द कोर्ट मे फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज विच रिगार्ड एज इनडिसेंट और स्कैंडलस although taham such questions or inquiries may have some bearing on the question before the court। हाँ, पता है कि भी ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है, इसलिए मे का वर्ड यूज किया है। वकील को परमिशन है, लेकिन जब कोर्ट समझे कि अब हद से आगे अब गुजरने लगे, तो फिर कहते नहीं, ये अपना क्वेश्चन नहीं पूछने। अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट इन इशू, हाँ वो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट से मुतल्लिका हूँ तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आपने ये कहा है जी इस टाइम उसने मेरे साथ ज़िना किया था, तो इस टाइम वहां आप क्या लेने गई थी? ये तो रेलिवेंट फैक्ट लग रहा है ना, लेकिन उनको वो अंदाजे बयान रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती, तो लफ्ज आपने बदल देने हैं, यही बात है। नेक्स्ट क्या है जी आपका 146 के बाद? 148 है। 148 क्वेश्चंस। अब उसने कहा एक तो आप इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसने कहा मे है, लेकिन वो उससे मुतल्लिका हूँ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। ठीक है, अब दो ये हो गए, इंडिसेंट और स्कैंडलस। तीसरा उसने कहा कि इंसल्ट या एनाय, ऐसे क्वेश्चन जिससे वो उसकी इंसल्ट हो या वो इरिटेट एनॉयड फील करे, वो क्वेश्चन भी आप नहीं पूछेंगे। द कोर्ट शैल फॉरबिड, शैल अब आ गया है, देखो ऊपर है, ये पल्ले बांध लें, ऑब्जेक्टिव आपकी बन सकती है। मुझसे पढ़ने का आपको यही फायदा हो सकता है। उधर मे है, यहां पे शेल है, यानी जो स्कैंडुलस है और इनडिसेंट है वो पूछे जा सकते हैं। मे है, ठीक है, और वो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट से भी रिलेट करते हूं। मे है और यहां पे शेल है, शेल फॉरबिड, उसको रोक देगी। इंसल्टिंग और अनाइड क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। हाँ जी, ये 148 which appears it to be intended or insult an eye or which though proper in itself appears to the court needless offensive in form। तो कहते हैं ये तो खुद एक ऑफेंस हो रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछ के, तो ये भी नहीं पूछे जाएंगे। 148 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये अल्लाह भला करे 151। हाँ जी, अब मेरा गवाह जो है मैं उसका मुआवजा करूंगा, इंपीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस। मेरा गवाह था ना, एग्जाम चीफ मैंने की है, री एग्जामिन मैंने कर ली है, लीडिंग क्वेश्चन दोनों में ऑब्जेक्टिव है आपकी,
यहाँ पे रीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरा गवाह हॉस्टाइल हो गया है, मैं इसको सर यहाँ पे मैं इसको एस्टेब्लिश करूंगा कि ये हॉस्टाइल हुआ है। अब ये है आपका 151 इम्पीच मुआखजा, इम्पीचिंग क्रेडिट, उसकी इंटेग्रिटी अब उधेड़ के रख देनी है उस गवाह की, बेईमान साबित। द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में बी इम्पीच्ड इन फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी, जो मुखालिफ वकील है वो उड़ा के रख देगा वहां पे, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम, उसका जिसने उसे बुलाया था अदालत की मर्जी से। नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे फाउंड देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, हमारे इल्म के मुताबिक हमारा गवाह जो है वो मुकर गया है। एक तो ये हो गया, काबिल एतमाद नहीं रहा पहले में। दूसरा, में रिश्वत ले ली है उसमें, ठीक है, पहले में काबिल एतमाद ही रहा, मुकर गया है। दूसरा पॉइंट है बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, उसने रिश्वत ले ली है। नंबर 3, पहली शहादत के खिलाफ बात कर रहा है, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट जो पहले दी है, इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ दैट व्हिच इज लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, इसने जो आप इशारा दे रहा है ये उससे कॉन्ट्राडिक्टरी दे रहा है। हमारे इल्म में आया है कि हमारा गवाह जो है वो मुकर गया है। नंबर 1, हमारे इल्म में आया है कि हमारे गवाह ने रिश्वत ले ली है। नंबर 2, हमारे इल्म में आया है कि उसने अब जो गवाही दी है, उसने जो पहली गवाही चीफ में दी थी उससे एडवर्स दे रहा है। ये 3 सूरतें हाल होंगी तो उसको उड़ा के रख देंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी, सिंपल है। और 172 CRPC लिख लो, साथ हवाला दे लो। और 2553 है पुलिस रूल, 2553 पुलिस रूल। रिफ्रेशिंग मेमोरी 155 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी 172 हो, जिम्मे नहीं देते उसको कि अपनी फैमिली रिफ्रेश कर लो जी, केस डायरीज CRPC। और साथ 2553 पुलिस रूल, पुलिस रूल्स 1934। हाँ जी, आसान है, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर को भी देते हैं जी, आपने ये अपना MLC दिया था, पढ़ लो एक दफा, ठीक है, वो सारा कुछ यही है। आप विटनेस में while under examination refreshes memory by referring to any writing made by himself or at the time of transaction which he questioned soon afterwards that the court considered likely that transaction was at the time of present. The witness may also refer to any such writing, उसको कोई तहरीर पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। Read a witness within time aforesaid. Whenever a witness may refresh his memory by reference to a document, he may with the permission of the court refers to copy of such document. वो उसको अदालत से पूछ, मुझे सर कॉपी चाहिए ताकि मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लूँ, वो पूछा जा सकता है, कोई ऐसी नहीं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द रीजन। हाँ, डॉक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट भी देख सकता है, वो जो उसने दी होती है ना। एनी एक्सपर्ट में रिफ्रेश इन मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज, ये है जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है। 155(4) के मुताबिक डॉक्टर अपनी आके वो मेमोरी देख सकता है, पढ़ सकता है। 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, वो अपनी राइटिंग जहाँ पे भी उसने ये चेक करनी हो ना, तो वहाँ पे भी अपनी वो जाके मेमोरी रिफ्रेश कर सकता, देख के हाँ जी वाकई ही मैंने लिखा था। चेक ओरिजिनल चेक इसलिए मंगवाया जाता है चालान के साथ कि जी जब ट्रायल चलेगा तो हम दिखाएंगे हाँ जी आपके ही साइन थे, देख लें, आपने ये लिखा था, देख लें, नहीं जी मैंने नहीं लिखा था। वो पर्पज यही होता है, यही ये बात कर रहा है। एडवर्स पार्टी जिसके खिलाफ एलिगेशन है, वो कोई राइटिंग हो, वो अपनी मेमोरी के लिए उसको दिखाया जा सकता है। एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द क्लास 2 आर्टिकल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ रिक्वायर्स इट। सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है उस गवाह को। हाँ जी, आपकी हैंड राइटिंग तो ऐसे नहीं है, ये मैं आपके बैंक से स्पेसिमन लेके हूँ, ये आपके नहीं है, वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो उस राइटिंग को देख के। ठीक हो गया, ये आप ऑब्जेक्टिव से क्रॉस एग्जामिन वाले याद रख लीजिएगा। 157 उसके बाद आपका है लास्ट बट नॉट लीस्ट 164। ये जो मॉडर्न डिवाइसेस की जितनी भी आपकी एविडेंस है वो 164 के अंदर होती है। ठीक है, आपकी CCTV कैमराज, आपकी स्काइप, वाइबर, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर,
लाइन कॉलर, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जितनी भी है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, इनके ज़रिए जो एविडेंस होगी, हम कहते हैं ना ऑनलाइन इनकी एविडेंस करवा लो, तो ये 165 के थ्रू होती है। वो कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस एंड द कोर्ट में इफ डीम अप्रोप्रिएट अलाउड टू बी प्रोड्यूस्ड एनी एविडेंस और विटनेसेस रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट थ्रू द मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स इंक्लूडिंग वीडियो कॉल, ये सारा कुछ हो गया। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अब आपने मुझे ग्रुप में बता देना है कल हमने क्या शुरू करना है, जीके करना है या कोई और चीज़ करनी है, उस हिसाब से फिर हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लॉ होता है, लॉ नहीं।